सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए भारत के रुख का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के बाद कहा, तीसरे पक्ष का दखल सही नहीं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की फ्रांस की सराहना। कहा, पेरिस से दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के ठोस सिद्धांतों पर आधारित। अगले महीने भारत को मिलेगा पहला राफेल लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों ने 4 करार पर किए हस्ताक्षर। फ्रांस दौरे के दूसरे दिन आज फ्रांसीसी प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के अलावा एयर इंडिया हादसे के पीड़ितों की याद में बने स्मारक का भी करेंगे उद्घाटन। छब्बीस अगस्त तक सीबीआई रिमांड में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला। कहा, आरोप की प्रकृति गंभीर होने की वजह से गहराई से जांच की जरूरत है। इसरो ने जारी की चंद्रयान 2 से ली गई चांद की पहली तस्वीर। कहा, चंद्रमा की सतह से लगभग 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से कैमरे में किया कैद। तस्वीर में चांद के अपोलो क्रेटर और मेयर ओरिएंटल की झलक। एंटीगा टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ अजिंक्य रहाणे के 81 रनों की बदौलत संभली भारतीय पारी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 203 रन। ऋषभ पंत 20 और रवींद्र जडेजा 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शीर्ष क्रम लड़खड़ाया। पुजारा, कोहली सस्ते में आउट। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। कश्मीर पर फ्रांस ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के बाद कहा कि भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय ढंग से कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए और क्षेत्र में किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या हिंसा नहीं भड़कानी चाहिए। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जम्मू कश्मीर पर भारत द्वारा लिए गए हाल के फैसले से अवगत कराया और ये भी बताया कि ये भारत की संप्रभुता से जुड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं टिकी है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पेरिस से करीब 50 किलोमीटर दूर फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत में से एक चेटेऊ डी चंतिली में सीधी बातचीत हुई। करीब 1.5 घंटे की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश लगातार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और हमारा इरादा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को व्यापक बनाना है। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रों का धन्यवाद देते हैं। हमने सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती सदियों पुरानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ठोस आदर्शों पर टिकी है। यही कारण है कि भारत और फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर
आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की है, फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला किया है। जम्मू कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और पाकिस्तान से इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई तीसरा पक्ष ना तो दखल दे और ना ही हिंसा भड़काने वाला काम करे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखी जानी चाहिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जैसे कि हमने कश्मीर के बारे में बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कश्मीर के बारे में सब कुछ बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने मुझे समझाया और मैंने उनको कहा कि ये पाकिस्तान और भारत को मिलकर ही इसका निर्णय, इस पे इसका कुछ नतीजा निकालना है और हम चाहेंगे कि कोई भी इसमें तीसरा आदमी इसमें इस हालात में कोई मुद्दों को खराब ना करे, कोई भी इसमें हिंसा को भड़काने की बात नहीं करे। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अगले महीने भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों में से पहले विमान की आपूर्ति कर देगा। कि पहला जो राफेल का जो विमान है वो अगले महीने भारत पहुंच जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और हमने बाकी भी अलग अलग सहयोग क्षेत्रों में जो सहयोग हो रहा है उसके बारे में बातचीत की, उसके बारे में हमने समीक्षा ली। दोनों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी समावेशी विकास की चुनौतियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, हमने देखा किस गर्मजोशी से स्वागत, मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, 4 MOU पर हस्ताक्षर, अनुच्छेद 370 के फैसले पर भारत को जिस तरह से साथ मिला है, फ्रांस का भी, हम सभी चीजें देख रहे हैं। अब आगे आप बताइए, आगे किस तरह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है और आगे का दौरा किस तरह से अहम रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री को जिस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुलाया है वह G7 की मीटिंग के समिट के पहले है। और G7 समिट के पहले बुलाने का मतलब ये है कि आप भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 देशों के समकक्ष महत्व दे रहे हैं। और इसीलिए एकमात्र जो समिट कर रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन, समिट के पहले वो भारत के साथ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर रहे हैं। तो इतना समझने के बाद आप समझिए कि जिस तरीके से धारा 370 के बाद पूरी दुनिया में एक जो क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चला और अंत में पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ा। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री को फ़ोन करके बताया कि उनको इस बात बारे में संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ये बायलैटरल मामला है और आज फिर फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे बायलैटरल कहा। अब आप समझ सकती हैं कि फ्रांस ने पूरी तरह एक ऐसे समय में भारत का एक बार फिर से खुलेआम समर्थन किया है जिस समय पाकिस्तान को लग रहा था कि कहीं उसको किसी और देश का समर्थन मिल जाए। तो एक तरह से कहें कि समिट ख़त्म है, फ्रांस के साथ अभी समिट ख़त्म है। अभी वो प्रधानमंत्री के साथ बात करेंगे, फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग पर उनसे बात होनी है और उस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद वे यूनेस्को में जाएंगे। यूनेस्को में जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय लोगों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनको वहाँ पे एक पद्म अवार्ड विनर है, हमने दिया है, भारत ने पद्म अवार्ड विनर अवार्ड दिया था मिलेना साल्विनी को। मिलेना साल्विनी से मिलेंगे और उनके जो योगदान रहा है उनके योगदान को की वे सराहना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद वे आज आबू धाबी के लिए रवाना हो जाएंगे और आबू धाबी में वहाँ चूंकि रात हो जाएगी तो उस समय आज रात वहीं विश्राम करने का है। और उसके बाद के कार्यक्रम कैसे होंगे इसके बारे में विदेश मंत्रालय हमें जानकारी देगा। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE और बहरीन की यात्रा पर रहेंगे कल तक और उसके बाद वे फिर से फ्रांस आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के प्रधानमंत्री चार्ल्स फिलिप से मुलाकात करके कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। – 1950 और 1966 में एयर इंडिया की 2 दुखद हवाई दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए एक स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे।
और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाएगा। यूएई ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नरेंद्र मोदी को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। प्रधानमंत्री बहरीन का भी दौरा करेंगे। भारत और बहरीन के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में नया जोश देखने को मिला है। भारत बहरीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है और ये 2018-19 में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। बहरीन में करीब 3.5 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जो देश में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और वो बहरीन के विकास में योगदान दे रहे हैं। बहरीन से वापसी में प्रधानमंत्री फ्रांस के बेरिट शहर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया है। कुछ और हम खबरों की बात करेंगे। INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को दिल्ली की CBI की विशेष अदालत ने 26 अगस्त तक CBI रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट ने एक दिन में परिजनों और वकीलों को आधे घंटे मुलाकात की इजाजत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित करे कि चिदम्बरम की व्यक्तिगत गरिमा का किसी भी तरीके से हनन ना हो। पूर्व वित्त और गृह मंत्री रहे चिदम्बरम की रिमांड पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनकी गहराई से जांच की जरूरत है। इससे पहले पी चिदम्बरम को कल अदालत में पेश किया गया, जहां CBI और बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने CBI कोर्ट में कहा कि पी चिदम्बरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाने से जुड़ा है। इसमें INX ने 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हासिल किया था। इस केस में गड़बड़ी की आंच कार्ति चिदम्बरम के जरिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक पहुंची और 15 मई 2017 को CBI ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं के चलते पहली FIR दर्ज की गई थी। रविंद्र सिंह शोरान हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उन ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रविंद्र, अब 26 अगस्त तक CBI रिमांड पर पी चिदम्बरम है और क्या और अपडेट है इस मामले में? क्या रात के वक्त भी उनसे पूछताछ हुई है? अब आगे और क्या जानकारी है? जी देखिए, चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद से उनको लगातार उनसे अलग अलग वक्त पर पूछताछ जो है वो की जा रही है और उसी पूछताछ के बाद जो जानकारियां सामने CBI की आई हैं उन्हीं को CBI ने जब कोर्ट के सामने रखा तो उसी की बेस पर उनको 26 अगस्त तक जो है CBI की हिरासत में दिया गया है। तो जब 26 तारीख को CBI पूरी जानकारी उनसे क्या क्या मिली है, क्या क्या सबूत उनसे मिले हैं, क्योंकि CBI ने कहा था कि कई ऐसे भी इसमें आरोपी हैं जिनके आमने सामने बिठाकर CBI को उनसे पूछताछ करनी है। कुछ हो सकता है कागजात के लिए उनको कहीं पर लेके भी जाने की जरूरत होगी, या फिर जो दूसरे उस दौरान जब वो वित्त मंत्री थे तो उस दौरान जो निर्णय लिए गए थे उसमें दूसरे जो लोग शामिल थे, उस वक्त की जो बातचीत हुई थी, उस वक्त जो कागजात का आदान प्रदान हुआ था, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए CBI को 26 अगस्त तक उनकी हिरासत जो है CBI हिरासत की मांग की थी और वो दे दी गई थी। लेकिन जब से ये मामला चला है तब से हम लोग देख रहे हैं कि CBI लगातार इस बात के और हाई कोर्ट में भी इस बात के दावे कर चुकी है कि चिदम्बरम के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन्हीं सबूतों के बिना पर उनकी जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले करीब 1 साल से वो लगातार उनको प्रिवेंशन अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिली हुई थी, अब वो खत्म किया जाना चाहिए। और जिस तरह से इस न्याय की दिशा में जो फिलहाल जरूरत है वो यही है कि इनको इंटेरोगेट किया जाए, कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो, जिसमें जो दूसरे आरोपी हैं उनके आमने सामने इनको बिठाया जाए, उन जगहों पर लेके जाया जाए, ताकि जो न्याय की इन्वेस्टिगेशन की प्रगति है वो जल्दी हो सके और जल्दी से इस दिशा में न्याय जो है वो प्राप्त हो सके। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। रवींद्र, आगे अगर बात करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से कल कोहिनूर CTNL IL एंड FS मामले में ED ने लंबी पूछताछ की।
वो सुबह करीब 11:30 बजे मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे और रात करीब 8:15 बजे पूछताछ के बाद रवाना हुए। कोहिनूर CTNL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में IL&FS द्वारा 450 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश और ऋण से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ईडी ने राज ठाकरे को नोटिस जारी किया था। हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद हैं। वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई की। नीरव मोदी करीब $2 अरब की बैंक धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित हैं। उसे मार्च में यहां गिरफ्तार किया गया था और वो तब से स्थानीय वैंसवर्थ कारावास में है। ब्रिटेन के कानून के आधार पर उसे हर 4 सप्ताह के बाद हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए अदालत में पेश किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कम्यूटेशन यानी अग्रिम भाग वापसी को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 6 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इस फैसले के तहत वो पूर्व कर्मचारी आएंगे जिन्होंने 2009 से पहले सेवानिवृत्ति के वक्त एक मुश्त राशि प्राप्त की थी। EPFO ने 2009 में पेंशन के कम्यूटेशन प्रावधान को खत्म कर दिया था। इसके बाद से ही पेंशन भोगी पूर्व कर्मचारी इस प्रावधान को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे। कम्यूटेशन के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की मासिक पेंशन से अगले 15 साल के लिए 1/3 की कटौती की जाती थी और दी जाने वाली राशि में एक मुश्त कमी की जाती थी। इस आधार पर पेंशन भोगी 15 साल बाद पूरी पेंशन पाने के हकदार बनते थे। EPFO के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने हैदराबाद में हुई एक बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला लिया। बैठक में CBT ने कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी EPS 1995 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने सबका विश्वास लंबित टैक्स विवाद निपटारा योजना 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये योजना इस वर्ष 1 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। योजना का मकसद छोटे करदाताओं को कर विभाग में लंबित विवादों से राहत दिलाना है। सरकार ने करदाताओं और अन्य संबद्ध पक्षों से इस योजना का लाभ उठाकर एक नई शुरुआत करने की अपील की है। इस योजना के 2 मुख्य भाग विवाद निपटारा और करों में बकाया में राहत और जुर्माने से माफी है। इस संबंध में छोटे करदाताओं को मुकदमों से राहत मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर राज्यसभा में दिखाई देंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू आज सुबह 11 बजे उन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ दिलाएंगे। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निर्विरोध चुने गए थे। सोमवार को नामांकन पत्र वापसी का आखिरी दिन था। समय सीमा पूरी होने के बाद मनमोहन सिंह को निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की गई। मनमोहन सिंह ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, जबकि बीजेपी की तरफ से कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य मदन लाल सैनी के निधन से यह सीट खाली हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो इस दौरान भारतीय सेना के मध्य कमान पहुंचकर समर स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ वहां अधिकारियों और जवानों से भेंट करेंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों से मिलने जुलने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। जम्मू कश्मीर में घाटी के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। नाकेबंदी हटाई जा रही है और लोगों का आवागमन और यातायात धीरे धीरे बहाल हो रहा है। साथ ही अधिकतर जगहों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है, कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 24 अगस्त को होने वाली भारतीय वायुसेना की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। वायुसेना ने कहा है कि लेह और जम्मू में ये परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले और डिवीजन को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इस धनराशि का इस्तेमाल पंचायत स्तर पर उठाई जाने वाली समस्याओं को दूर करने में होगा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वित्त विभाग को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात का जायजा लेने के लिए बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में बैक टू विलेज कार्यक्रम की प्रगति पर भी चर्चा हुई। तब राज्यपाल ने इस योजना को विस्तार देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंचायत स्तर तक सरकार की पहुंच बनाने के लिए इस साल जून में बैक टू विलेज योजना चलाई थी। इसके तहत सरकारी मशीनरी ने गांव में पहुंचकर लोगों तक संपर्क बनाया और इस दौरान प्रशासनिक तंत्र राज्य, प्रांतीय और जिला स्तरीय कार्यालयों से बाहर रहा था। योजना के तहत राजपत्रित अधिकारियों ने राज्य की लगभग 4,500 पंचायतों का दौरा भी किया और निर्वाचित पंचों और सरपंचों के स्थानीय मुद्दों पर बैठक की। जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रशासन से इस प्रयास को काफी सराहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैक टू विलेज योजना की तारीफ की थी। चंद्रयान 2 से ली गई चांद की पहली तस्वीर इसरो ने जारी की है। चांद की सतह से करीब 2,650 किलोमीटर दूरी से ये तस्वीर ली गई है। इसरो ने ट्विटर पर फोटो शेयर की है। इससे पहले 21 अगस्त को चंद्रयान 2 ने चांद की दूसरी कक्षा में प्रवेश किया था। 22 जुलाई को रवाना हुए चंद्रयान 2 ने 3 हफ्ते तक पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाया था। इसके बाद 14 अगस्त को यान की कक्षा में बदलाव करते हुए इसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री पर पहुंचा दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जन्म जयंती के मौके पर कल दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने शिरकत की और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दिल्ली में संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी का मानना था कि भारत की एकता को उसकी विविधता का उत्सव मनाकर ही बरकरार रखा जा सकता है। उन्हीं की निजी प्रतिबद्धता थी कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिले। वे देश की तरक्की न केवल तीसरी मजबूत सीढ़ी बनी, बल्कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के रूप में उभर कर निकली। उन्होंने भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति करने का संकल्प किया और छोटे से समय में उसे पूरे करके दिखाया। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेज़न के जंगलों में भयावह आग लगी है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ की हरियाली से पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन मिलता है। वैसे अमेज़न में आग लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन करीब 15 दिनों से लगी इस बार की आग की भयावहता इतनी है कि आसपास के इलाकों के आसमान काले पड़ गए हैं। कुछ शहरों को काले गहरे धुएं ने ढक लिया है, जिससे जबरदस्त एयर पॉल्यूशन की समस्या पैदा हो गई है और सब कुछ धुंधला हो गया है। वहीं खेल की दुनिया में एंटीगा टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन टीम इंडिया 203 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा क्रीज पर हैं। 2 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में कल वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 203 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। लोकेश राहुल ने 44 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए किमा रोच सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। शैनन ग्राबियल को भी 2 विकेट मिले। वहीं मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लीड्स के हेडिंग्ले में एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मेजबान टीम इंग्लैंड आज अपनी पारी की शुरुआत करेगी। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 179 रन पर समेट दी। अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे जोफ्रा आर्चर ने 45 रन देकर 6 विकेट झटके। इसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 और क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट लिया। डेविड वार्नर 61 और मानस लाबुशिन ने 74 रन बनाए। वहीं बैडमिंटन में बी साई प्रणीत और पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणीत ने इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग को 21-19, 21-13 से हराया। क्वार्टर फाइनल में आज प्रणीत का मुकाबला जोनाथन क्रिस्टी से होगा।
वहीं पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका की बेइवन झांग को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सिंधु ने झांग को 21-14, 21-6 से हराया। सिंधु का मुकाबला आज ताई यू यिंग से होगा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं देश भर के मौसम के हाल के साथ। नमस्कार।